हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 13 i रेज टू पावर n प्लस i रेज टू पावर n प्लस 1। वी हैव टू सिंपलीफाई दिस। ठीक है, तो तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें हर बार बोला है कि जब भी सिग्मा वगैरह दे रखा हो तो क्या करो, पहले n की कुछ वैल्यूज रख के कुछ सिग्मा को एक्सपेंड करो। ठीक है ना, फर्स्ट फ्यू टर्म्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पैटर्न पता चलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार हम इसको रख देते हैं, n की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा i प्लस आई स्क्वायर। देखो, दिस टर्म करस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 2, व्हाट यू विल गेट इज दैट इज आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। और भी रख देते हैं दो तीन वैल्यू। तो फिर मैंने लिखा n की जगह 3 रखा तो क्या आएगा आई क्यूब प्लस आई की पावर 4। फिर 4 रखा तो आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू। अब लास्ट की एक दो वैल्यूज रख देते हैं। तो लेट्स से मैंने 11 रखा तो व्हाट यू विल गेट इज आई की पावर 11 प्लस आई की पावर 12, फिर प्लस आई की पावर 12 प्लस आई की पावर 13, देन प्लस आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 14। दिस करस्पॉन्ड्स टू लास्ट टर्म करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल्स टू 13। अब देखो, ध्यान से देखो तुम कि एक्सेप्ट i एंड i की पावर 14, दे सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सेप्ट i एंड i की पावर 14, ऑल अदर टर्म्स आर रिपीटेड ट्वाइस। देखो i स्क्वायर 2i स्क्वायर, i क्यूब 2i क्यूब, i की पावर 4 i की पावर 4 2i की पावर 4 एंड सो ऑन। आखिरी में i की पावर 13 i की पावर 13 2i की पावर 13। तो मैंने बोला एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द लास्ट एवरी टर्म इज रिपीटेड ट्वाइस। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पहले तो मैंने लिखा फर्स्ट वाला i जो सिंगल लिखा है और i की पावर 14, और बचे हुए 2 टाइम्स हैं तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2 टाइम्स आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 एंड इट विल गो टिल आई की पावर 13। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये बहुत शानदार चीज बन गई। क्या है ये? बेसिकली याद है हमने पढ़ा था आई की पावर में अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं तो एडिशन इज 0। सो 2 से लेके 13 तक कितने टर्म्स होते हैं? देखो 1 से लेके 13 कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 1 का हटाया तो 2 से 13 कितने बन गए? 8 टर्म्स है ऐसे। तो 8 टर्म है तो मतलब 2 पेयर बन जाएंगे 4 के, एग्जैक्टली 2 पेयर्स, कोई भी नहीं छूटेगा। तो एंड ईच पेयर इज 0, सो दिस विल बी 0। तो इधर क्या बचा? i माइनस आई की पावर 14। तो आई की पावर 14 क्या है? बेसिकली 14 को 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 2। तो दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज फर्दर इक्वल्स टू -1, सो दिस विल बी i -1। तो ये जो चीज थी हमारी सिंपलीफाई होके सिंपली i -1 आ गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे देगा? मान लो वो ऐसे लिख देता इज इक्वल टू xi प्लस वाई, फाइंड x प्लस वाई, और दे देता x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे ऐसे जेई में ऐसे आ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको फिर हम x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो x क्या आएगा हमारा? i का कोफिशिएंट। अच्छा, xi प्लस वाई लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दो, चलो लेट्स मैंने ऐसे लिख दिया x प्लस आई वाई। तो x इज रियल पार्ट विच इज हियर, इट इज -1, y इज इमेजिनरी पार्ट विच इज 1, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है। बट अभी तो मैंने तुम्हें केवल इतना पार्ट दिया था, इसको सिंपलीफाई करना है। द आंसर इज i -1। क्लियर है बच्चों? चलो इस टाइप का क्वेश्चन एक दो और करते हैं, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो भी हम लास्ट क्लास में छोड़े हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है लोकस से रिलेटेड, जिसमें हम वेक्टर का इसका एप्लीकेशन देख रहे थे एज अ वेक्टर। ठीक है ना, तो अभी कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम। ठीक है, चलो। तो मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, the smallest positive integral value of n for which 1 plus i upon 1 minus i इसकी whole power n is real। क्या है? the least positive integral value of n for which this is real। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो खुद से। ठीक है, उसमें बोला n की सबसे छोटी वैल्यू क्या लूं? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कोर्स, सो दैट दिस क्वांटिटी इज रियल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। तो देखो, कभी भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिया है तो हमारा टारगेट क्या होगा? उसको रैशनलाइज करके ऊपर लेके आते हैं। ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल दो वाला एप्लीकेशन, या तो अंदर वाले पार्ट को रैशनलाइज करके बोल दो, या फिर बोल दो 1/z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये देखे थे। तो मैंने बोला n को थोड़ा बाहर रखते हैं, ये रखा, अंदर वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो इट इज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई।
तो मैंने बोला या तो रैशनलाइज कर दो या फिर इसको ऊपर लेके जाओ, वन एंड द सेम थिंग। तो चलो मैं रैशनलाइज की तरह कर रहा हूं। तो मैंने बोला ऊपर नीचे मैंने 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, ये और ये चीज अभी एग्जैक्टली सेम लिखी है। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे वाला पार्ट मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला रियल बन जाएगा। सिंप्लीफाई से मेरा मतलब है रियल बन जाएगा। तो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, मतलब z इंटू जेड बार लिखा है, मॉड z का स्क्वायर, नीचे वाली क्वांटिटी क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है ना, मॉड z का स्क्वायर 2 लिखा है। तो ऊपर क्या लिखा है आप देखो, ऊपर लिखा है 1 प्लस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका होल पावर n लिखा है, ऊपर जो लिखा है और अभी जो लिखा है दैट इज एक्जैक्टली सेम। अब इसको भी ओपन कर लिया और इसको भी मैं एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलूंगा तुम लोगों को। ये चीज अभी जो हमारे आने वाला है इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लेना फॉर अ फास्ट कैलकुलेशन फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। देखना भी क्या आएगा, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आएगा, सिंपली एक्चुअली आई आएगा, ठीक है। करते हैं इसको फर्दर। तो मैंने बोला दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई का स्क्वायर, देखना मैं लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर आई का स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2ab 2 इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 इसकी पावर है। तो ये -1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो देखा आई आ गया। मैंने वही बोला है इसको सिंप्लीफाई करके आई आता है, ये याद कर लो, ठीक है ना, इसको याद कर लो बिकॉज बहुत बार आता है ये एक्सप्रेशन i प्लस 1 अपॉन i माइनस 1। तो फाइनली मेरा क्या रिड्यूस हो गया वो एक्सप्रेशन i की पावर n। अब मैं इजीली बता सकता हूं, अब क्या बोला उसने, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या लूं कि दिस इज रियल। तो देखो n की वैल्यू अगर तुमने 1 ली तो दिस विल बी आयोटा, दैट इज नॉट प्योरली रियल। हाँ, अगर n की वैल्यू 2 लोगे तो i स्क्वायर होगा एंड दैट इज -1 व्हिच इज अ रियल क्वांटिटी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी n की, and स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी 2। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक और क्वेश्चन सेम कैटेगरी का करते हैं, एक दो क्वेश्चन और, तो थोड़ा हम फ्री हो जाएंगे इस पे, ठीक है ना, एकदम हमारा हाथ फ्रीली चलना चाहिए इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो मैं एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन यही रहेगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच, देखना द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। अब मैं इसको इतना कर रहा हूं फॉर व्हिच, अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इसकी पावर n इज प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, ये भी दे दिया एडिशनल विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, दो चीज दी है उसने बोला ठीक है, प्योरली इमेजिनरी के साथ साथ उसने बोला जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर मैंने जैसे बोला स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर तुमने याद रखा है तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, देखो एक तरीका तो क्या, अगर मान लो तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पता तो अगेन इसको रैशनलाइज करो। कैसे करेंगे, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई है, इसको मैंने वो पावर n लिखा है, इसको 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर करोगे तो ऊपर -2 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी रिड्यूस टू माइनस आई की पावर n। दिस इज द प्रोसीजर जो मैंने बोला अभी, ठीक है। बट इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे माइनस आई की पावर n। कैसे, अब मुझे पता है कि मैंने एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम लोगों को बोला अभी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, दिस इज बेसिकली आई, अभी देखा था आपने। तो अब ये क्या लिखा है, 1 अपॉन आई लिखा है इसकी पावर n। अब मैंने ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो आई बना, नीचे आई स्क्वायर विच इज -1, तो फाइनली दिस इज माइनस आई की पावर n। तो देखो सेम आ रहा है ना, क्लियर है। इसलिए मैंने बोला कि इसको तुम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लो, ठीक है ना, बहुत जगह काम आएगा ये। चलो तो ये आ गया फाइनली। अब हम देखते हैं, ये हमारा मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, इतना सा आ गया। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो देखो प्योरली इमेजिनरी कब आएगा, तो पहले मैंने n इक्वल टू 1 रखा, तो क्या आया मेरा, n को 1 रखूंगा, दिस इज माइनस आई, तो इमेजिनरी तो आ रहा है बट उसने एडिशनल क्या बोला है, विद पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट, देयरफॉर n इज रिजेक्टेड बिकॉज पार्ट क्या आ रहा है इसका, -1 आ रहा है ना इमेजिनरी पार्ट, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आई इंटू माइनस आई, दैट विल बी रियल क्वांटिटी, सो n इज इक्वल टू 2 भी नहीं रखना। फिर n इज इक्वल टू 3 रखा, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो दिस इज -1 की पावर n ऐसे लिख सकता हूं इंटू आई की पावर n, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो n को अगर 3 रखा तो दिस इज -1 एंड दिस इज -1 एंड i क्यूब इज -i, तो दिस विल बी प्लस i which is satisfying our condition। प्योरली इमेजिनरी भी है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 which is a positive, hence n is equal to 3 is my answer for this question। क्लियर हुआ, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
देख लेता हूँ ये क्वेश्चन है क्या, नहीं थोड़ा सा अलग है, चलो देख लें। चलो इसी का पार्ट है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, अब देखना थोड़ा सा अलग है एक्सप्रेशन, है वही चीज घुमा फिरा के जो अभी हमने किया, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2 इज अ रियल नंबर, ओनली रियल नंबर, इतना दे दिया, मतलब सेम चीज है, थोड़ा सा पावर डिनोमिनेटर में पावर 2 कम कर दिया, ठीक है ना। करो चलो पॉज करके करो, तुम्हें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बताना है जिसके लिए ये एक रियल नंबर हो, ठीक है। तो क्या करें अपन, देखो हमें 1 इतना पता है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई आई होता है रैशनलाइज करने के बाद, ये आता है रिजल्ट। तो क्या किया हमने, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, 1 प्लस आई इसकी पावर n अपॉन, इसको मैंने 1 माइनस आई की पावर n लिख लिया, और जो माइनस 2 आया उसको ऊपर लेके गए, मतलब ऐसे लिखते हैं ना जैसे 1 माइनस आई की पावर माइनस 2, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर इसको मैं ऊपर लेके गया तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई की पावर 2, देखो से जो चीज ऊपर लिखी है वही अभी ये लिखी है, देखो 1 प्लस आई की पावर n, 1 प्लस आई की पावर n, और ये नेट पावर क्या हो जाएगा इसका, ये नीचे जाएगा तो n माइनस 2, तो n माइनस 2। अब देखो ये चीज अभी हम करके आए रिसेंटली, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n, तो ये तो मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड यूज कर लेता हूं आई की पावर n, और ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस माइनस आई का स्क्वायर कितना होगा, -1 माइनस 2i, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो 1 माइनस 1 कैंसिल, तो फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विद -2i इंटू आई की पावर n, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने पॉजिटिव नेगेटिव पे तो कमेंट नहीं किया, उसने सिंपली बोला कि ये रियल क्वांटिटी कब आएगी, n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो स्टार्ट करते 1 से, तो n को मैंने 1 रखा, तो 1 इसमें रखोगे तो ये i आएगा, i इंटू आई -1 इंटू -2 इज 2, तो बस यही आ गया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये रियल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। क्लियर है बच्चों, हाँ जैसे इसमें एक्स्ट्रा दे सकता है थोड़ा सा और एक आध स्टेप अहेड, क्या हो जाएगा, इज अ रियल क्वांटिटी विद नेगेटिव रियल पार्ट, तो नेगेटिव रियल पार्ट के लिए ये फिर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर 2 डालोगे n की जगह 2 डालोगे तो फिर ये इमेजिनरी आएगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 3 डालोगे ना तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज -2, ठीक है ना। मैंने बोला इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर इज 1, मैंने बोला अगर एडिशनल इधर क्वेश्चन दिया होता विद नेगेटिव रियल पार्ट तब मेरा आंसर क्या होता, n इज इक्वल टू 3, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसलिए करा रहा हूं ये आई वाले क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाओ तुम लोग, ठीक है ना, आगे फिर हमारा और स्मूथ चले चैप्टर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो इफ n इज ऑड इंटीजर, इफ n इज ऑड इंटीजर then we have to find the value of 1 plus I की पावर 6n plus 1 minus I की पावर 6n, we have to find the value of this expression। चलो तो कैसे स्टार्ट करें, पावर 6n दे रखा है, ठीक है ना, तो हाउ टू स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले तो देखो मैं कौन सा फैक्ट यूज करने वाला हूं जो अभी हमने रिसेंटली यूज किया, कि एक तो ये भी अभी मैंने देखा था 1 प्लस आई का स्क्वायर हमारा क्या होता है, सिंप्लीफाई करके 2i आता है, और 1 माइनस आई का स्क्वायर सिंप्लीफाई होके -2i आता है। तो कीपिंग दिस इन माइंड मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, मतलब कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर का फैक्ट यूज करना है, तो मैंने 6n को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 है, फिर मैं इस वाले पार्ट को फर्दर ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आई इसका पावर ऐसे लिख सकता हूं, चलो मैंने लिखा स्क्वायर और इसका पावर 3 है, परफेक्ट लिखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस फिर मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस आई का स्क्वायर इसकी पावर 3 है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, द रीजन इज मुझे ये सिंप्लीफाइड चीज मिल रही है ना, प्योरली इमेजिनरी है कि क्वांटिटी आ रहा है, इसमें a प्लस आई भी टाइप का नहीं आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, या प्योरली रियल आता तो भी हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर को क्या लिखूं मैं, 2i, दिस इज 2i इसका पावर 3n प्लस, और ये कितना हो गया -2i इसका पावर 3n। अब मैंने इसमें से ऐसे लिख लिया 2 की पावर 3n इंटू आई की पावर 3n, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 की पावर 3n इंटू माइनस आई की पावर 3n। अच्छा इसको फर्दर मैंने ऐसे लिख लिया, चलो ऐसे करते -1 की पावर 3n इंटू आई की पावर 3n, देखो एक ही चीज लिखी है, पावर सेम है तो ये क्या लिखा है -2i लिखा है, उसकी होल पावर 3n। अब इसमें से मैंने 1 मिनट के लिए हटा दिया, 2 की पावर 3n कॉमन ले लिया विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसको बाहर ले लिया, तो वी आर लेफ्ट आउट विद 3 की पावर आई की पावर 3n प्लस -1 की पावर 3n
इंटू आई की पावर 3n। चलो अब क्या फैक्ट यूज करूं मैं? अब मैं ये वाला फैक्ट यूज करूंगा, n इज ऑड इंटीजर। अगर n ऑड है तो -1 की पावर 3n क्या होगा? अगर n ऑड है तो 3 इंटू n क्या होगा? ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑड होता है। तो -1 की पावर ऑड नंबर क्या होगा? -1। तो ये चीज रिड्यूस होकर -1 आ जाएगी। तो i की पावर 3n माइनस आई की पावर 3n नथिंग बट 0। आर्यभट्ट। क्लियर है? समझ में आया? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम अपना लास्ट लेक्चर में जहां हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके चलो, तो लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी थी? बिल्कुल आखिरी बात देखो, एक तो मैंने बताया था तुम लोगों को वो 3 एप्लीकेशन याद रखना, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक एल्जेब्रिक नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और फिर जो भी एल्जेब्रा के रूल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने बोला था उसका सेकंड एप्लीकेशन होता है, मतलब इसका यूज क्या होता है? एज ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम उसको पॉइंट की तरह ट्रीट करके जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मुलेज आते हैं वो हम इधर भी लगा सकते हैं। इसको हम ब्रीफली देखेंगे आखिरी में, ठीक है ना, मतलब जब ये चैप्टर एंड होने वाला होगा उसके पहले भी, और बीच में भी 1-2 पार्ट आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह, वो सब मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। बट लास्ट पार्ट जो था वो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, दैट वाज एप्लीकेशन एज अ वेक्टर, ठीक है ना। तो उसमें हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था वो एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। वो पढ़ा था Z1 - Z2 क्या होता है बेसिकली। दिस इज ऑफ कोर्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या बोला था कि दिस इज अ वेक्टर। पहली बात तो दिस इज Z1 - Z2 इज अ वेक्टर। फिर क्या बोला था, कहां हमें यह पता होना चाहिए कहां से जनरेट हो रहा है, कहां जा रहा है, पॉइंट किसकी तरफ पॉइंट करेगा? Z1 की तरफ। ओरिजिनेट कहां से होगा? Z2 से। -Z2 लिखा है इसलिए मैंने इसको स्ट्रेस दिया था। क्या लिखूं? इज अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1। इसको इतना लिखना काफी है क्योंकि पॉइंट Z1 की तरफ पॉइंट कर रहा था, ऑफ कोर्स Z2 से ओरिजिनेट हो रहा है, बट फिर भी एडिशनल लिख लिया हमने। एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z2। एक तो ये हो गया कि ये एक वेक्टर है जो Z2 से ओरिजिनेट हो रहा है और Z1 की तरफ जा रहा है, ये चीज एक तो देखी हमने, ठीक है। प्लस फिर मैंने क्या बोला था, जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज मॉड ऑफ Z1 - Z2, दिस ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन these 2 points Z1 and Z2, मतलब Z1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, Z2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो इसको भी बहुत स्ट्रेस दिया मैंने, बहुत सबसे ज्यादा यूज ये होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड ऑफ Z1 - Z2 इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन Z1 and Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z1 and Z2। इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं लोकस के, ठीक है ना। मॉड ऑफ Z1 - Z2, तो इसके एकदम टिप्स पे रखा। अभी हम आएंगे इसके ऊपर, दोबारा भी आएंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। बिफोर दैट, हाँ, फिर मैंने क्या बोला, एक तो ये हो गया, फिर मैंने तीसरी बात बोली थी इसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 - Z2। तो सिंपली आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये क्या है बेसिकली? कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट्स से Z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Z का रेडियस वेक्टर होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? Z1 - Z2 जो वेक्टर है वो जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, दैट इज नथिंग बट माय आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? यहां तक हमने कर लिया था। अब हम इसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग में रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं स्ट्रेस दे रहा हूं उस पे। मॉड ऑफ Z1 - Z2 सबसे ज्यादा इसमें यूज होगी ये वाली चीज, ठीक है ना, थ्रू आउट द चैप्टर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। इसी के अंदर वेक्टर्स के लोकस के अंदर ही देखना क्या है। मैंने तुम्हें बोला लेट से पहले एज अ क्वेश्चन की तरह Z माइनस मैंने लिखा 1 + I, लेट से ऐसे लिखा। क्या डिनोट कर रहा है? व्हाट इज इट इज डिनोटिंग, वो हम फोकस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा तो देखो इसको हम रीड कैसे करें। अभी जैसे मैंने बोला मॉड को तुम हमेशा क्या करो, ट्रीट मॉड एज डिस्टेंस, ऐसे लिख लो, ट्रीट मॉड एज डिस्टेंस। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना मॉड ऑफ Z1 - Z2 इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन Z1 and Z2, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा तुम्हें दे रखा है, फिर बोल रखा है कि व्हाट इज लोकस ऑफ Z। अच्छा एक मिनट, इज इक्वल टू लेट्स से 5, ऐसा दे दिया। उसने बोला ये एक इक्वेशन है, उसने बोला ये इक्वेशन किसका है। लेट फॉर एग्जांपल जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, लेट्स से मैंने लिखा x + y - 3 = 0, तो वी नो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर जैसे मुझे पता है x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर = 6 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल।
सिमिलरली और भी जैसे मैंने पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला वगैरह, ये सब हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। कुछ लोगों को एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो पता होगा, ठीक है, पैराबोला नहीं पता होगा, इलिप्स नहीं पता होगा, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को 9th 10th में हो जाता है ये कवर, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन और सर्कल की एटलीस्ट थोड़ा ब्रीफ आइडिया। आई एम नॉट सेइंग कि डीप में पता होगा, ठीक है, सुपरफिशियली पता होगा। तो इसी तरीके से मैं पूछ रहा हूं, दिस इज व्हाट आई क्वेश्चन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरा z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो अब मैं इसको कैसे रीड करूं कि देखो इसमें तो समझ में आता है x और y वेरिएबल में दी है इक्वेशन, तो आई कैन डायरेक्टली से भैया ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, बट व्हाट अबाउट दिस। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में रीड करते हैं, ठीक है ना। सुनना, साथ बने रहना, मैं कैसे रीड कर रहा हूं देखना। कीपिंग दिस इन माइंड, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। मैंने बोला एक तो मेरी बात, z इज अ वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, दिस इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 1,1। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला z एक ऐसा पॉइंट है, ध्यान से, z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 1,1 से हमेशा 5 है। मैंने कहा z एक ऐसा पॉइंट है बिकॉज दिस इज व्हाट बेसिकली इट इज रिटन z माइनस z1 ना, वेयर z1 इज 1 प्लस i। तो मैंने बोला मॉड मतलब डिस्टेंस, z माइनस z1 मतलब z और z1 के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, 5 है, कांस्टेंट है। अब और रीड करते हैं, एक दो बार रीड करोगे अपने आप, तुम बहुत से बच्चों को डेफिनेशन अगर पता होगा स्पेशली इस चीज की तो वो एकदम बता देगा। मैंने बोला दोबारा एक बार, मैंने बोला मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 5। कैसे रीड कर रहा है देखना ध्यान से। z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा 5 है। z एक ऐसा पॉइंट है जिसका z इज अ वेरिएबल पॉइंट जिसका डिस्टेंस z1 से हमेशा 5 है। तो मैंने बोला z1 लेट से ये पॉइंट है, मैंने बोला इससे इस पॉइंट से z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमेशा 5, इस वाले पॉइंट से 5 यूनिट्स है, तो लेट्स से दिस इज 5 यूनिट्स, सो दिस इज माय z, दिस इज माय z। फिर मैंने बोला ये वाला डिस्टेंस भी 5 है, so this is also my z। मैंने कहा ये भी डिस्टेंस 5 है, तो this is also my z। So you can see if we will locate all the points which are at a distance of 5 units from this z1, they will lie on a circle। और सर्कल की डेफिनेशन ऐसी तो आती है लोकस के पॉइंट में। सर्कल क्या होता है बेसिकली, लोकस ऑफ पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट को तो हम सेंटर बोलते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो इसको मैं कैसे रीड कर रहा हूं देखना, z का z1 से डिस्टेंस हमेशा 5 के बराबर है, तो z इज अ वेरिएबल पॉइंट जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट z1 से हमेशा बराबर है 5। तो दिस आई विल से दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी हम प्रूव भी करेंगे, इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। अभी मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन करूंगा ना, उसमें जो पहला फॉर्म है अलजेब्रिक फॉर्म, उसमें हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि ये z वेरिएबल में लिखा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा और तुम्हें इस टाइप में आंसर मिलेगा फाइनली, ठीक है ना, वो हम देखने वाले, डोंट वरी। बट अभी मैंने इसको सिंपली विदाउट एनालिटिकली बताया, मतलब कहने का मतलब सिंपल लोकस के आधार पे बताया, ठीक है ना, सिंपल विद डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग आई हैव टोल्ड कि दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये वाला मैं बोल रहा हूं, यही वाला, मतलब इसको ऐसे कर लो एरो, यहां से लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, और स्पेसिफिकली लिखना है विद सेंटर एज, विद सेंटर। तो सेंटर क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट जहां से डिस्टेंस फिक्स है। तो z का 1,1 से डिस्टेंस हमेशा 5 के बराबर है, तो 5 इज द रेडियस एंड 1,1 इज द सेंटर। तो विद सेंटर 1,1 एंड रेडियस इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? दो बार रिमाइंड करके जो जो मैंने वर्ड्स बोले, जिस फ्लो में बोले, एवरीथिंग यू शुड लिसन इट केयरफुली, ठीक है ना। अगर कहीं डाउट आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो भी मेरा मानना है कि इस पार्ट को, स्पेशली दिस पार्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैं इसलिए दे रहा हूं, बहुत जगह काम आएगा ये, ठीक है ना। मॉड ऑफ z माइनस z1 इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। सिमिलरली इधर मैंने क्या बोला, ये भी z की तरह ट्रीट किया, बट दिस z इज अ फिक्स नंबर, ये z वेरिएबल है। z वेरिएबल मतलब x प्लस i y है। तो मैंने बोला ये z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 1,1 हमेशा 5 के बराबर है। दैट इज नथिंग बट अ सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, जो वेरिएबल पॉइंट होता है, जो सर्कमफ्रेंस में लाई कर रहा है, उसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से 5 के बराबर होता है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। क्लियर है? चलो, तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो और रिमाइंड करके एक दो बार और सुनो इस चीज को, ठीक है। तो इसको जनरलाइज लिख लेते हैं, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख लिया, अब इसको जनरलाइज लिख लो। तो जनरलाइज कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिख लो, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, ठीक है ना। z नॉट इज फिक्स्ड
फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर और z इज अ वेरिएबल इज इक्वल टू r, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो प्रॉपर लिखो इसको, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर z0 एंड रेडियस r एंड रेडियस स्मॉल r, तो दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? ऐसे हम एक दो चीजें और देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब मैंने तुमसे ही पूछा, तो ये तो है हमारा पहला पॉइंट, पहला लोकस में। सेकेंड इज, अब कोई रीड करके बताओ व्हाट इज दिस, z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। मैंने बोला ये सब अभी हम प्रूफ भी करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है ना, मैथमेटिकली हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अब मैंने तुम्हें बोला इसको रीड करो, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस। ऑफ कोर्स z1 और z2 जो है दे आर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई तो है, जैसे लिख लिया मैंने 1 प्लस आई, इसको 2 माइनस 3i कुछ तो लिख लिया। ये z जो है वो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। तो मैंने बोला इसको रीड करो, व्हाट इज द लोकस, इसका लोकस क्या होगा। जैसे इसका तो हमारा सर्कल आया, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस। तो मैंने जो बोला मॉड मतलब उसको डिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, तो रीड कैसे करो इसको रीड कैसे करेंगे, पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके सोच लो, मैं अब बता रहा हूं। मैंने बोला इसको कैसे रीड करूंगा मैं, देखना ध्यान से। z एक ऐसा पॉइंट है, सुनना ध्यान से। पहले मैंने बोला ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z एंड z1 के बीच का डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन z एंड z2, पहली बात। तो अब इस इक्वेशन को रीड कैसे करूंगा देखना, z का डिस्टेंस z1 से इज सेम एज z का डिस्टेंस z2 से। क्या बोला, z1 और z2 दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से दिस इज z1 एंड दिस इज z2, ठीक है। अब हम दोबारा रीड कर रहा हूं, देखना, मैंने बोला z का डिस्टेंस फ्रॉम z1 इज सेम एज z का डिस्टेंस फ्रॉम z2, तो व्हाट इज द लोकस ऑफ z कहां लाई करेगा। तो देखो एक कोई बच्चा बोलेगा सर इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा दैट इज z, दैट इज करेक्ट बट नॉट कंप्लीटली, बिकॉज z लाई करेगा इस पे, बट एंटायर लोकस विल नॉट बी दैट द मिड पॉइंट। ऑफ कोर्स ये करेक्ट है, ये जो अगर मैंने z को इन दोनों का मिड पॉइंट लिया वो इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज z का जो डिस्टेंस है, अगर मैंने मिड पॉइंट लिया z को, तो z का डिस्टेंस z1 से ये लेंथ हुई और z का z2 से डिस्टेंस ये हुई, एंड दीस टू आर इक्वल बिकॉज z इज द मिड पॉइंट। तो z जो हमने जो अभी डायग्राम में बनाया वो पक्का इसके लोकस पे आएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट और भी ऐसे पॉइंट होंगे, कौन से, देखना मैं बता रहा हूं। वो सारे पॉइंट्स जो z1 और z2 को का जो z1 और z2 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, दे विल ऑल लाई ऑन दिस कर्व। क्यों, देखो अगर मैंने लेट से ये वाला पॉइंट लिया, तो अब ये लेट से दिस इज माय z, तो z माइनस z1 क्या होगा, ये डिस्टेंस, और z माइनस z2 होगा ये डिस्टेंस। तब मुझे पता है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कंकरेंट है, ठीक है ना, कंकरेंट है। अच्छा, तो क्योंकि ये मैं ले क्या रहा हूं, बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया तो उसका z1 और z2 से डिस्टेंस सेम होगा, तो वही तो ये लिख रहा है। तो मैंने लोकस इज दिस लाइन, और ये है क्या, बेसिकली यही चीज जो मैंने लिखा। तो फाइनली इसको लिख लो ऐसे, इसके लिए z इज लाइन, ऐसे लिख लो, z इज लोकस, ऐसे लिखो, लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लिख लो, यहां लिख तो दिया मैंने पूरा, यहां से लिख लो, ऐसे कंटिन्यूएशन लिख लो। लोकस इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा z माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 3, तो मैंने क्या किया, 1 और 3 को लोकेट किया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये अब z कहां लाई करेगा, इन दोनों 1 और 3 को जो ज्वाइन कर रही है लाइंस, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सो दिस इज माय दिस which is nothing but x is equal to 2, क्योंकि इसमें तो मैं डायग्रामेटिकली पता चल रहा है दिस लाइन इज नथिंग बट x is equal to 2। तो अब भी आगे जाके जब हम अलजेब्रिक फॉर्म पढ़ेंगे तो we will prove that this equation is equivalent to x is equal to 2। ये जो इक्वेशन है ये प्रॉपर्ली लिख लो तुम लोग, ये x is equal to 2 आ रही है। अभी हम कुछ देर बाद प्रूफ करेंगे जब हम वो फॉर्म पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने तुमको बस लैंग्वेज फॉर्म में बताया कि हाँ इसका मतलब ये हुआ, क्लियर है। तो दिस इज अवर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। फर्स्ट क्या था, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r,
which is what? Circle with center as z0, radius r units, and mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2 क्या है? Locus will be what? Perpendicular bisector. किसका? Line joining z1 and z2 का, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, और कर्व मतलब क्या होता है? वही सारे, वही तो जो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलो अब थर्ड चीज पे आते हैं, ठीक है। सो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। अभी आएंगे हम इस पॉइंट पे, डोंट वरी, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हो गया हमारे, ये दो हो गए हमारे। तीसरा वो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। मैंने बोला, देखना आप ध्यान से। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार z1 माइनस z2 का थोड़ा सा और फील दिला देता हूं। देखना, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरा z1 है और ये मेरा लेट्स से z2 है, ठीक है। और लेट्स से मैंने, ये मेरा z2 हो गया, ये मेरा z1 हो गया, और लेट्स से ये मैंने डायग्राम दिया तुम्हें, मान लो 1 मिनट के लिए, और लेट्स से दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। ये मैंने डायग्राम दिया। फिर मैंने पूछा, और व्हाट अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, लेट टेल मी व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। तो मैंने क्या बताया, पहले तो z1 माइनस z2 वेक्टर देखा, तो z1 माइनस z2 जो वेक्टर होगा दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स z1, तो z की तरफ पॉइंट, z1 की तरफ पॉइंट करेगा एंड z2 से ओरिजिनेट होगा, तो क्या होगा हमारा? दिस विल बी द वेक्टर। ये वेक्टर जा रहा है मतलब ये डायरेक्शन में पूरा, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये जो वेक्टर है z1 माइनस z2, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, जो भी बोल रहा है तुम्हें। तो अब देखना, डोंट टेल 60, बहुत से बच्चे लोग इसका आंसर 60 देते हैं, बट दैट इज नॉट 60। ये एंगल होगा, ये एंगल बनाना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, एंड दिस एंगल इज व्हाट? माइनस 120। क्लॉकवाइज है ना, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव काउंट करते हैं, तो ये एंगल कितना होगा? माइनस 120। तो एम्पलीट्यूड ऑफ या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज माइनस 2π/3, नॉट π/3। हाँ, z2 माइनस z1 होता, अगर मैंने बोला इसी फिगर में, अगर वो ऐसे बोलता आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1, तब मेरा वेक्टर क्या आता? तब मेरा वेक्टर ये आता, दिस इज माई वेक्टर। ये मेरा z2 होता, ये मेरा z1 होता, तो z2 माइनस z1 इज पॉइंटिंग टुवर्ड z2। अब ये जो वेक्टर होता वो मेरा एंगल 60 बनाता, तो मेरा आंसर इसका 60 होता। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत क्लीनली बताया मैंने, ठीक है ना, बहुत नीटली, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फिर भी है तो रिमाइंड करके दोबारा देखो, ठीक है। और फिर भी आता है तो फिर मैं तो वही बताने के लिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अब हम इसी के बेसिस पे नेक्स्ट लोकस देख रहे हैं, दैट इज अबाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो। अब देखना, पहले तुम लोग सोचना, ठीक है ना। ऑफकोर्स तुम लोग सोचोगे तो तुम्हारा ब्रेन ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है ना। चलो, तो मैंने बोला थर्ड विल बी, ऐसे लिखा मैंने, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस लेट्स से z1 इज इक्वल टू लेट्स से थीटा, ऐसा दिया है। व्हाट इज द लोकस? फिर मैंने क्वेश्चन बोला व्हाट इज द लोकस, व्हाट इज लोकस। ऑफ कोर्स z मेरा क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, एंड z1 इज सम फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। z1 इज माय फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब बताओ वीडियो पॉज करके कि व्हाट इज द लोकस। ध्यान से बिल्कुल अच्छे से सोचना, ठीक है ना। z1 मेरा फिक्स है, और तुम एग्जांपल के तौर पे भी ले सकते हो। मान लो तुम्हें वेरिएबल में दिक्कत हो रही है z1 को देखने में और थीटा को, तो तुम ऐसे ले लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस, और z1 की जगह लेट से मैंने ले लिया 1 प्लस आई, और इधर थीटा की जगह ले लिया लेट से π/3, ऐसे ले लिया फॉर इसके थ्रू तुम इसको समझो, ठीक है ना। व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड एक बार ट्राई करो, ठीक है। और मैं अब बता रहा हूं इसको, तो देखना अगेन। अब रीड कैसे करेंगे? अगेन मैं रिलेट उसी से करूंगा, वही ब्रह्मास्त्र है हमारा, z माइनस z1 माइनस z2। z1 माइनस z2 क्या होता था? वेक्टर, एक वेक्टर होता था जो ओरिजिनेट कर रहा है z2 से और पॉइंट कर रहा है z1 की तरफ। तो इसको मैंने बोला दिस इज समथिंग लाइक z माइनस z1, वेयर माय z1 इज 1 प्लस i। अब मैंने बोला z माइनस z1 क्या होगा?
मैंने बोला अभी इस पे फोकस कर रहा हूं, मैंने कहा z माइनस z1 क्या होगा, वेक्टर। एक तो पहली बात ये वेक्टर होगा जो पॉइंटिंग टुवर्ड z, पॉइंटिंग टुवर्ड्स z, और ओरिजिनेट कहां से करेगा, z1 से। तो देखना समझ में आया। अच्छा, फिर मैंने बोला कि आगे आर्ग्यूमेंट लगा देते, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि जो z माइनस z1 जो वेक्टर है, वो एंगल, वो जो वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज व्हाट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। क्या बोला दोबारा एक बार, मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस मतलब जो z माइनस z1 जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, दैट इज व्हाट आर्ग्यूमेंट, और वो दे रखा है पाई बाय 3। तो फाइनली मैं एक साथ क्या बोलूंगा, दिस इज व्हाट, वो पॉइंट्स मतलब ऐसे, दिस इज z माइनस z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज अ वेक्टर, वो जो वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ पाई बाय 3 बना रहा है। तो अब लोकेट करो इसका लोकस, इसका लोकेट करो। तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो z माइनस z1, तो z1 को मैंने क्या लिखा, 1 प्लस आई लिखा है, तो पहले इसको पॉइंट को लोकेट कर लिया। तो दिस इज 1, लेट्स से दिस इज 1, तो हमारा 1 प्लस आई यहां आएगा, दिस इज व्हाट माय, चलो इसको लिख लिया, z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, अब सुनना, अब उसने देखा है दिस एंगल, इस ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, अब वेक्टर z माइनस z1, तो ऑफकोर्स ये तो पक्का है कि z1 से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, z1 से ओरिजिनेट हो रहा है और एंगल मुझे पाई बाय 3 चाहिए। तो देखो पहले z1 से ओरिजिनेट होने वाला और एंगल पाई बाय 3 जनरेट करने वाला, मैंने बोला क्या क्या वेक्टर हो सकता है। अच्छा पाई बाय 3 छोड़ो, मैंने बोला z1 से ओरिजिनेट होने वाला वेक्टर। तो देखो एक तो मेरा ऐसे जा रहा है, एक तो मैंने ये लिया और लेट से मैंने एक ये लिया, ओरिजिन ऑफकोर्स ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूं, लेट से दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, ओके, दिस इज 1। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि एक मेरा ये भी हो सकता था, ये मेरा पॉइंट है, दिस इज माय z1। अब सुनना, मैंने क्या बोला, या तो मेरा लोकस इधर आएगा, ये पॉइंट आएंगे जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, एक अब मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, या तो मेरा लोकस ये होगा, ब्लू से जो मार्क किया, कौन सा होगा वो तुम सोचो पहले पॉज करके, अब मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इस पे आएंगे, z माइनस z1 लिखा है, तो z माइनस z1 मतलब कौन सा वेक्टर, पॉइंटिंग टुवर्ड z। अगर मान लो मैंने z को इधर लिया होता, इधर इस वाले लाइन पे लिया होता, तो मेरा z होता ये इन पॉइंट्स पे आता, तो लेट्स से वन ऑफ द z इज दिस z, तो z माइनस z1 वेक्टर मेरा ये हो जाता। तो ये जो एंगल अभी जो इस डायग्राम के हिसाब से ये जो एंगल बनाता वो मेरा कितना होता, ये होता एक्चुअली एंगल विच इज -2, जो भी है मतलब नेगेटिव एंगल है, बट इधर तुम्हारा पाई बाय 3 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट नहीं होगा लोकस में, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ लोकस। अब ऊपर वाला वेरीफाई करते हैं, अब मैंने बोला ऊपर वाला पॉइंट ये वाला वेरीफाई करते हैं, तो लेट्स से मैंने बोला इस पे कोई पॉइंट है z, ये अब मैंने z, दिस इज माय z, तो z माइनस z1 क्या होगा, ये वेक्टर, हाँ ये एंगल पाई बाय 3 बना सकता है, दिस इज पाई बाय 3। तो फाइनली क्या बोलूंगा मैं, दिस इज व्हाट, एक्चुअली दिस इज व्हाट, ध्यान से सुनना, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, दिस इज व्हाट। अब दिख रहा है ये डायग्राम मेरा ऐसा आया, ये मेरा z1 है और z मेरा इस रे पे लाई कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स मेरे उस पे लाई कर रहे हैं लोकस पे, तो लोकस क्या बोलूंगा मैं, इट इज अ रे, इट इज अ रे ओरिजिनेटिंग, इट इज अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1, एक रे है जो ओरिजिनेट कर रही है z1 से। ठीक है, और डायग्रामेटिकली इस चीज को मैं ऐसे प्लॉट करूंगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार और मैं इस डायग्राम को थोड़ा फ्रेश एक बार और बता रहा हूं, ठीक है ना, बहुत से बच्चों को अगर मान लो नहीं भी आया हो तो अभी आ जाएगा। देखो क्या है, एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, तो फाइनली बस इसको तो लिख ही लो, ये तो जनरलाइज हो गया हमारा, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ रे। ठीक है ना, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ रे। सो व्हाट इज द लोकस, इधर हमारा आंसर जाएगा, लोकस इज अ रे। ठीक है ना, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो मैंने बोला एक एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं तो और भी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स से मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू लेट्स से पाई बाय 4। मैंने कहा इसको करो, इसको प्लॉट करो, प्लॉट द लोकस। ठीक है ना, प्लॉट द लोकस। तो चलो करते हैं। मैंने बोला ये मेरा डायग्राम हो गया 1 माइनस 2y,
दिस इज माई Z1, तो Z माइनस Z1 लिखा, तो Z1 इज 1 माइनस 2i, तो मतलब 1 पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव, तो 1 इज दिस एंड दिस इज माइनस 2. सो दिस विल बी माई पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट. Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2i. ठीक है. अच्छा, अब इससे एंगल पाई बाय 4 बनाना है, तो देखो अब देखना, इससे एंगल पाई बाय 4 बनाना है, एक रे ओरिजिनेट करना है जो एंगल पाई बाय 4 बनाए. तो एक रे तो मेरी ये हो गई, ठीक है. अच्छा, और एक मेरी रे, देखना जो पाई बाय 4 बना रही वही एंगल बता रहा हूं मेरे, एक मेरी ये हो गई, ठीक है. ऑफ कोर्स दिस वन, नहीं हाँ ये तो ठीक है, ये ठीक है. हाँ, अब मैंने बोला चलो ऐसे कर दिया, एक काम करा, इसको चारों लाइन खींच दी. अब हम एलिमिनेट करते हैं कौन सा एक्चुअल है, करेक्ट है. ठीक है, इससे मैंने 4 लाइन खींच दी. अब आते हैं कौन सा करेक्ट है. तो लेट्स से मैंने बोला ये तो मेरा Z है, ये तो फिक्स है, दिस इज माय Z. अब मैंने बोला कि Z मुझे ऐसा लेना है सच दैट जो Z1 माइनस Z1 जो वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ पाई बाय 4 बनाए. तो देखो 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि लेट्स से ये मैंने लिया होता, इस रे पे लिया होता, क्योंकि इस पॉइंट से 4 रे आ रही हैं जो एंगल बना रही है. अब मैंने बोला कि अगर मैंने ये एंगल लिया होता तो मेरा Z अगर मान लो मैंने इधर लिया होता इस वाले रे पे, तो Z माइनस Z1 जो वेक्टर होता वो वेक्टर ये होता. अब ये वेक्टर दिख रहा है इस डायग्राम के हिसाब से, ये तो एंगल नहीं बनाना पाई बाय 4 विच इज -3 पाई बाय 4, तो ये तो मेरा गड़बड़ हो गया, रिजेक्ट हो गया. अब फर्दर आते हैं, मैंने बोला चलो इस रे पे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए. तो इस रे पे अगर मैंने मान लो इसको मान लिया तो अगेन मेरा Z ये होगा, Z माइनस Z1 ये वाला वेक्टर होगा. अब ये एंगल दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता पाई बाय 4. ठीक है, चलो अब हम बचे इस वाले पे और कर लेते हैं. मैंने बोला जो गलत है पहले वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ये वाला पॉइंट पे अगर मैंने Z लिया तो Z माइनस Z1 ये वेक्टर होगा. ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये वेक्टर ये डायरेक्शन में ये इतना एंगल बना रहा है विच इज अगेन नेगेटिव एंगल, बट पाई बाय 4 नहीं है. तो फाइनली एक ही बचा, वही हमारा आंसर होगा, दैट इज दिस वन. ये रे जो यहां से ओरिजिनेट हो रही है और इसकी तरफ जा रही है, दिस. इस पे कोई भी Z ले लो, लेट्स से ये Z लिया मैंने, दिस इज Z, तो Z माइनस Z1 ये वेक्टर होगा एंड ऑफ कोर्स दिस एंगल इज पाई बाय 4. क्लियर है. तो फाइनली अगर कोई मुझे बोले कि इसको प्लॉट करो तो देखो एज ए फ्रेश मैं दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से. द फ्रेश डायग्राम फॉर दिस, ये ले लिया और ये, दिस इज माई 1, दिस इज -2 एंड दिस इज माई लोकस जो मैं डार्क से कर रहा हूं. चलो इसको अलग कलर से कर देता हूं. मैंने बोला दिस इज माई लोकस जो मैं डायग्राम बनाया, दिस इज माई लोकस, और ये मेरा ब्लैक से जो बनाया दिस इज माई लोकस. जितने भी पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं वो सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे. लोकस मतलब तो वही होता है ना, वो सारे पॉइंट्स जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कर्व की इक्वेशन बेसिकली. ठीक है, तो इस रे की इक्वेशन इज दिस, ऐसे बोल सकते हैं. क्लियर है बच्चों. चलो एक आधा और कर लिया जाए सो दैट और ज्यादा अच्छी फील आ जाएगी. ठीक है ना. चलो नहीं तो एक काम करता हूं, मैं तुम लोगों को देता हूं टास्क. अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं उसमें, देखना थोड़ा सा मॉडिफाई क्या कर रहा हूं मैं. देखो मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ, थोड़ा दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसके बेसिस पे तुम लोगों को होमवर्क के तौर पे. ये जस्ट एनालाइज इट, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो आस्क मी. पहले तो मैंने लिखा 2 माइनस प्लस आई माइनस ऑफ Z इज इक्वल टू लेट्स से पाई बाय 6. ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया, तो मैं डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है ना. और ये ले लिया मैंने 5 माइनस 3i माइनस Z इज इक्वल टू -2 पाई बाय 3. ठीक है ना. और भी चलो और लिख लेते हैं, एक दो और लिख लेते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ ये हो गया मेरा, और ले लेता हूं -5 प्लस 6i, और इधर ले लिया मैंने -2 इज इक्वल टू -पाई बाय 3. चलो तो ये तुम लोग एज अ होमवर्क एक बार खुद से एनालाइज करो, ठीक है ना, आराम से कामली बैठ के. और बट उससे पहले एक बार लेक्चर अगर तुम्हें कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो फर्स्ट वॉच इट अगेन. ठीक है ना, जो पार्ट में, ऐसा नहीं पूरा लेक्चर वॉच करो दोबारा, जो पर्टिकुलर पार्ट में आ रहा है, स्पेशली दिस रे वाला पार्ट को एक बार अच्छे से देखने के बाद जब लगे कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ गया, तभी अटेम्प्ट करना. बिकॉज पहली अटेम्प्ट में अगर तुम्हारा करेक्ट आएगा ना तो कॉन्फिडेंस अलग ही होगा. ठीक है ना. ठीक है, चलो अब आते हैं हम फाइनली नया टॉपिक पे, दैट इज
ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, एक फॉर्म पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देयर आर टोटल 3 फॉर्म्स, तो हम पहला फॉर्म पढ़ते हैं। तो पहले तो लिख लो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, एल्जेब्रिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म, ऐसे लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म, टोटल हम 3 फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म, और लास्ट में आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। तो यही 3 हमें फॉर्म पढ़ने। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑलरेडी बीन टॉट, मतलब उसमें कुछ अलग है नहीं पहले फॉर्म में, बट कुछ कुछ चीजें होंगी जो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहला है हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सिंपल, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे, दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये हमारे लिए नया नहीं है, आगे जो पढ़ेंगे दैट विल बी अवर न्यू फॉर अस। तो फिर भी हमने इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स देख लिए, तो इधर लिख लो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेयर माई x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, वेयर माई x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, फिर मैंने बोला, अब देखना इसी के आधार पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, और मैंने बोला इसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार, z के ऊपर बार, एंड दैट इज व्हाट, सिंपली i का जो कोफिशिएंट है उसका उल्टा कर देंगे, मतलब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, सो दिस विल बी x माइनस आई वाई। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। थर्ड चीज, अब देखना, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले मैंने लिखा रियल पार्ट ऑफ z, क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट, माई x ऑफ कोर्स, एंड लास्टली इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा z का, दैट इज y। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगी नई चीज, देखना, अब मैं लिख रहा हूं तुम्हें, मैंने बोला रियल पार्ट ऑफ x को, सॉरी, रियल पार्ट ऑफ z को, देखना अब ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड न्यू फॉर यू, सम स्मॉल न्यू, ज्यादा बहुत हाईफाई चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज ही है। मैंने कहा रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो कोई बोलेगा x, ठीक है x होगा, बट आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ z एंड z बार। क्या बोला मैंने, रियल पार्ट ऑफ z मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ z एंड z बार, z और z बार के टर्म्स में मुझे रियल पार्ट ऑफ z चाहिए, तो क्या होगा, जस्ट थिंक इट। देखो है क्या x, अब मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन से x कैसे लाया जा सकता है, जस्ट थिंक इट दैट वे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या करूं, ऐड कर देता हूं, ऐड कर दूंगा तो 2x आ जाएगा, उसको फिर डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट, माई x। फर्दर मैंने बोला x को कैसे लिख सकता हूं मैं, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज इन दोनों को ऐड करूंगा तो आई वाई कैंसिल, क्या बचेगा, 2x डिवाइड बाय 2 इज व्हाट x। तो सिंपली आई कैन से दिस इज z प्लस z बार बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत जगह यूज होगा ये हमारा, रियल पार्ट ऑफ z इज z प्लस z बार बाय 2। अब ऑन द सेम लाइन आई कैन राइट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आल्सो। मैंने बोला सेम तरीके से आई कैन राइट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या करूं अब मैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, पहले तो मैंने लिख लिया y होता है, बट मुझे लिखना है z और z बार के टर्म्स में, तो क्या करूं, अब ऐड किया था तो y गायब हो गया था, अब सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो देखो चलो मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट किया, बट उसमें भी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है। मैंने कहा z माइनस z बार किया, तो क्या आएगा बेसिकली तुम्हारा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट 2iy, बट मुझे तो y चाहिए, तो क्या करूं मैं, 2i से डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइडेड बाय 2i। देख लो एक बार करके देख लो, यू विल गेट y, z माइनस z बार अपॉन 2i करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा इधर 2iy, उसके बाद डिवाइड बाय 2i करोगे तो क्या बचेगा y, वही तो मुझे चाहिए y, ठीक है ना। तो एकदम दिमाग में रखा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा ये वाला, रियल पार्ट ऑफ z इज z प्लस z बार बाय 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज z माइनस z बार अपॉन 2i। देखो बच्चे लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, i भूल जाते हैं, तो मैं तुम्हें पहले से सतर्क कर देता हूं, i है इधर, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट, तो उधर स्टार कर लो, i लिखना ही लिखना है, ठीक है ना, डोंट फॉरगेट दैट i। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज z माइनस z बार अपॉन 2i, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं इसी में, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है हमारा इसी में, अब एक और, मतलब जो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, पहले इसी का उसी से रिलेट करूंगा। मैंने कहा हमने ये पढ़ा है मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आज जो भी मैं अभी लिख रहा हूं, जो भी ये 5th था 6th था जो भी था, दे आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू x प्लस i y, ठीक है ना, वो मैंने रब कर दिया ऑल्दो, बट उसी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं, मॉड z का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मैंने बोला नेक्स्ट जो यूज होगा तुम्हारा दैट इज z स्क्वायर, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू मॉड z का स्क्वायर। पहली बात तो ये मॉड z का स्क्वायर नहीं, मॉड z का स्क्वायर तो ये है,
z का स्क्वायर फिर होगा क्या, तो सिंपली हम x प्लस आई वाई को स्क्वायर करके देख लेते हैं और उसको भी हम ऐसे याद रखेंगे। ऐसे लगाते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आई वाई का स्क्वायर क्या आएगा, आई का स्क्वायर इज -1 इंटू वाई स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो उधर से आ जाएगा प्लस आई टाइम्स 2xy। तो ये मेरा रियल पार्ट हो गया एंड दिस इज माय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। तो दिख रहा है ना, मॉड z का स्क्वायर तो क्या था, एक रियल क्वांटिटी था, बट z स्क्वायर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट 2xy, ठीक है ना, कंसीडरिंग z एज x प्लस आई बाय। और ये जो मेरा क्वांटिटी था, दिस इज व्हाट, अ रियल क्वांटिटी, अ रियल नॉन नेगेटिव लिख लो और स्पेसिफिक, रियल नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, रियल नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो इस समझ में आ गया, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं, ये तो रियल क्वांटिटी लिखा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे मॉड z का जो स्क्वायर है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर ऑफ सम पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब स्क्वायर ऑफ सम नॉन नेगेटिव क्वांटिटी लिखा है, या फिर ऐसे बोल लो स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर लिखा है। मॉड z क्या है, बेसिकली मॉड z जो है दिस इज द मैग्नीट्यूड ना, हमको पता है, हमने डिफाइन कैसे किया था, दिस इज डिस्टेंस। मॉड z मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट z फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं, सो दिस इज द रियल क्वांटिटी, रियल क्वांटिटी। अब रियल क्वांटिटी का स्क्वायर भी ऑफ कोर्स रियल ही होगा एंड दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट मैंने बोला z स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी इज मीनिंगलेस, वी कैन नॉट कंपेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, तो दिस इज मीनिंगलेस, तो ऐसे लिख लो, दिस इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। Why? Because z square is a complex number and complex number को we cannot compare, ठीक ना, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है कुछ नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी लिखना ही गलत है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। क्लियर है बच्चों, चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, दैट इज अबाउट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट अभी मैं थोड़ा समराइज करके अच्छी चीज बताने वाला हूं, देखना। एम्पलीट्यूड इसी फॉर्म के लिए x प्लस आई वाई, जो हमारा अलजेब्रिक फॉर्म है उसी के लिए लिख लो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो देखो मैंने क्या लिखा है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो देखो x और y तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब जो पॉइंट है हमारा दैट कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने बोला हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो क्या है कि तुम प्लॉट कर लो और ग्राफिकली देख लो, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, जो पहले बताया था हमने, अब उसी को हम थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मतलब फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो देखो जैसे मैंने लिखा था तुम्हें पहले, z इज इक्वल टू, लेट से मैंने लिखा √3 प्लस 3i, चलो -3i ले लिया, -3i ले लिया, ठीक है। सो पहले हमने क्या करते हैं, इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो इस पॉइंट को लोकेट किया तो x इज √3, दिस इज, चलो इसको एक काम करो, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, तो दिस इज -√3 एंड दिस इज 3, तो पॉइंट विल बी दिस। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये जो वेक्टर एंगल बनाएगा, दिस इज व्हाट माय आर्गुमेंट, ठीक है ना। अब ये एंगल जो होता था मेरा, वो क्या होता था, दिस इज 3/√3, तो ये 60 डिग्री आया, तो ये कितना आ जाएगा 120, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज 120, उसमें कोई, जो हमने पहले देख चुके हैं। अब मैं क्या बता रहा हूं कि फॉरगेट अबाउट कि ये जो हमने लोकेट नहीं किया 1 मिनट के लिए, जरूरत तो पड़ेगी इसमें भी लोकेट करने की, बट वो ओरली कर लेंगे हमें, मतलब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाना केवल समझने के लिए, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या लिखा हमने, पहले मैंने एक थीटा डिफाइन किया, थीटा इज ऑफ कोर्स नॉट द एम्पलीट्यूड, दिस इज नॉट द एम्पलीट्यूड, मैं एक थीटा क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ mod y अपॉन mod x, ठीक है। पहला या फिर ऐसे बोल लो, इसको छोड़ो, ऐसे tan इनवर्स मत करो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू mod y अपॉन mod x, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मुझे कोऑर्डिनेट कोई सा भी कोऑर्डिनेट का हो, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने केवल इसकी वैल्यू निकाली, दोनों का पॉजिटिव ले लिया। लेट्स से मैंने जैसे अभी जो एग्जांपल लिखा था, z इज इक्वल टू -√3 प्लस 3i, तो इसके हिसाब से मैं करस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल समझाते जाता हूं, स्टेप लिख रहा हूं। तो फिर मैंने लिखा, इसके लिए मैं tan थीटा क्या लिखता, इक्वल टू mod 3 अपॉन mod ऑफ -√3 विच इज √3, ठीक है।
क्लियर है? मतलब कहने का मतलब इधर मेरा ये पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स दिस, ये जो थीटा है दैट इज नॉट माय एम्पलीट्यूड, वो दिख भी रहा है, √3 आया तो √3 तो 60 डिग्री आ गया ना, तो 60 डिग्री थोड़ी था, हमारा आंसर तो 120 था, जिसका मतलब अभी हम कुछ मॉडिफाई करेंगे चीजें। अब देखना चीज मैं क्या बोलने वाला हूं, सुनना ध्यान से, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि पहले तो हमने ये क्वांटिटी निकाल लिया, अब क्या पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी है कि क्या, या तो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इधर ले लिया पॉइंट, एक पहला केस। तो मैंने बोला अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चलो इधर लिख लेते हैं, इफ, चलो ऐसे लिख लो, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू थीटा इफ, देखो मैं थीटा लिखा हूं, थीटा क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मेरा जो tan थीटा है बेसिकली वो क्या देगा, बेसिकली दिस डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस अपॉन दिस, ये मॉड y अपॉन मॉड x क्या लिखा है, दिस अपॉन दिस, तो बेसिकली यही देगा और यही मेरा एम्पलीट्यूड होता है। तो इफ थीटा, इफ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है यहां तक? अच्छा चलो, ये तो हो गई इस क्वाड्रेंट की बात। अब मैंने बोला चलो इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट में ले लेते हैं, तो लेट्स से ये मेरा, अब मैं इस पॉइंट का ले रहा हूं, तो बेसिकली जब मैं थीटा निकालूंगा तो वो मॉड y अपॉन मॉड x, तो वो बेसिकली ये आता है, समझ में आ रहा है? दिस इज माय थीटा, अगर इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड तो मेरा ये होता है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस के साथ। तो मैं अगर ये जो थीटा निकाला वो बेसिकली ये डायग्राम से बता दिया, मैंने कहा अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा देन डायग्राम विल बी लाइक दिस, थीटा विल बी दिस क्वांटिटी, बट थीटा हियर इज नॉट माय एम्पलीट्यूड, थीटा विल, एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरा, पाई माइनस थीटा, ये एंगल होगा ना, और ये क्या होगा, पाई में से मैंने थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एम्पलीट्यूड विल बी पाई माइनस थीटा इफ जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आया? अब आते थर्ड पे, लेट्स से अगर जेड थर्ड में लाई कर रहा है तो मेरा जो थीटा आएगा, जब जो मेरा थीटा आएगा ये आएगा मेरा थीटा, बट वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, तो तुम क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 अपॉन मॉड ऑफ -1 विच इज 1, तो tan थीटा बनाएगा 45 डिग्री। बट अब मैं क्या बोलूंगा, क्या 45 डिग्री इसका एम्पलीट्यूड? आंसर इज नो, आंसर इज -45, बिकॉज ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से दिस, ये एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एम्पलीट्यूड क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ थीटा, जो मेरा थीटा है उसका नेगेटिव कर दूंगा, कब, इफ z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आते मेन, इसमें बच्चे लोग गलती करते हैं जल्दी जल्दी में। मैंने बोला, अब सुनना, ध्यान से सुनना, फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट और ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं जब इस फॉर्मूले से tan थीटा निकालूंगा तो वो बेसिकली मेरा थीटा क्या आएगा, ये वाला, मॉड y अपॉन मॉड x विल बी माय दिस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, ये एंगल आएगा मेरा, ये जो इधर से आएगा। बट क्या ये थीटा एम्पलीट्यूड है? नहीं, एम्पलीट्यूड तो मेरा क्या है, ये यहां से लेके पूरा यहां तक, तो ये एंगल कितना होगा, पहले मैग्नीट्यूड वाइज देख लेते हैं, ये एंगल कितना होगा, पाई में से थीटा घटाया तो मैंने लिखा पाई माइनस थीटा। सुनना ध्यान से, अभी आंसर नहीं आया, मैंने कहा ये जो रेड वाला एंगल लिखा दिस इज पाई माइनस थीटा, बट सिंस इट इज क्लॉकवाइज सो आई विल से माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, कब, व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? समझ में आया ये कैसे लिखा, पाई माइनस थीटा, तो इसको ऐसे लिख लो, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब थीटा माइनस पाई, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज थीटा माइनस पाई। क्लियर हुआ? तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और हम क्या करेंगे फिर क्वेश्चंस अपन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, नहीं तो चलो इसको समझा देता हूं, इस वाले पार्ट को समझा देता हूं, इसी एग्जांपल को, इसी उद्देश्य से। तो देखो मैंने बोला पहले तो क्या किया मैंने, tan थीटा निकाला, उसमें तो केवल मुझे मैग्नीट्यूड की मतलब है, तो मेरा इधर से थीटा कितना आ गया, थीटा ऑफ कोर्स 60 डिग्री आ गया, बट क्या 60 डिग्री एम्पलीट्यूड बोलूंगा ना, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, 60 डिग्री नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, अब मैं देखूंगा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, -√3 और 3, -√3, किधर आएगा हमारा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्ड्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है तो मेरा कौन सा फॉर्म यूज होगा, ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 60 इज 120 विच इज करेक्ट, पाई माइनस 60 विच इज 120, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली एम्पलीट्यूड विल बी 120 डिग्री, या फिर ऐसे लिख लो रेडियन में 2π/3, दैट इज पाई माइनस π/3। ये हमारा केवल क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है थीटा का,
वो एम्पलीट्यूड नहीं दे रहा है। एम्पलीट्यूड फिर हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में है तो एम्पलीट्यूड विल बी थीटा ओनली, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, फोर्थ में है तो माइनस थीटा, थर्ड में है तो थीटा माइनस पाई। एक बार और रटते हैं इसको। फर्स्ट पहले हमने tan थीटा निकाल लिया, वो तो मॉड y अपॉन मॉड x है। फिर मैंने बोला अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है देन माय एम्पलीट्यूड विल बी थीटा ओनली, सेम एज जो आया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर विल बी पाई माइनस थीटा, एम्पलीट्यूड विल बी पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट आज के लिए। ठीक है ना, फिर कल मिलेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, थैंक यू।